राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, यहाँ पे हम आपका आज यूजीसी नेट पेपर वन में 8 जुलाई 2018 की मैं शिफ्ट वन का पेपर करा रहा हूँ। मैंने आपको जो अब तक पेपर कराए हैं, पेपर उन्हीं से बन रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जब पेपर देने जाएंगे और अगर आपने मेरी पूरी क्लास देखी है तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर उन्हीं में से बन रहा है। लेकिन समझ तभी आएगा जब आप पूरी क्लास देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे और सारी पीवाईक्यू की क्लासेस देखी होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समक्ष शिक्षण की प्रकृति उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर को चुनिए। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। तो आपका जो सही उत्तर है वो सी है, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न शिक्षक और छात्रों को क्रियाशील बनाते हैं। शिक्षक और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों को सुयोग्य नागरिक के रूप में तैयार करना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ताओं के साथी समूह, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एवं अंग है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। ए आपका सही उत्तर है। अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। अधिगमकर्ताओं का पूर्व अधिगम, कोई व्यक्ति कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन व्यक्ति द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। किसी व्यक्ति के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू ढंग से चलती है। यहाँ पर दोस्तों सुमेलन है आपका, शिक्षण विधि, सफलता, प्रभावोत्पादकता की मूल आवश्यकताएं, व्याख्यान देना, समूह में चर्चा, विचारवेश प्रक्रिया और अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति। तो यहाँ हम इसको व्याख्या में पढ़ लेंगे। शिक्षण की व्याख्यान विधि, सामूहिक चर्चा विधि, आपकी विचारवेश प्रक्रिया, मस्तिष्क उद्दीलन विधि और है आपकी अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति। तो यहाँ ये स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु को संप्रेषण किया जाता है। व्याख्यान विधि में शिक्षक के द्वारा एक पक्षीय ढंग से विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समूह चर्चा विधि, इसमें प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी होती है। इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। विचारवेश प्रक्रिया, मस्तिष्क उद्दीलन विधि, मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना एवं सृजनशीलता के विकास के लिए किया जाता है। विचारवेश विधि में बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति, इस पद्धति के प्रतिपादक B.F. स्किनर हैं। इस विधि में प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में शिक्षण सामग्री को एक से एक ऐसे सुस्पष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिससे छात्र स्वप्रयास से उसे समझकर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर सकें। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो है वो है आपके कूट D 2, 4 और 6। और 2, 4 और 6 क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी शैक्षिक योजना, कार्यक्रम अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन की प्रणाली से है जिसके आधार पर अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना संभव हो। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान या शिक्षा सत्र के बीच समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह का समाधान करता है तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करता है।
यहाँ पे आपका अभिकथन और तर्क दोस्तों, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, और तर्क है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो यहाँ के जो इसके जो विकल्प हैं वो हमेशा यही रहते हैं। अगर आप दोस्तों मेरी यही वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें दोस्तों। ए एवं आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नीचे दोस्तों आपकी फिर से सुमेलन आ गया। शोध के प्रकार और विशेषताएं, इनका सुमेलन करना है, मैचिंग है। मौलिक शोध, व्यवहारक शोध, क्रियात्मक शोध और मूल्यांकन परक शोध। तो दोस्तों यहाँ हम आगे कूट दिए हुए हैं, आपको कूट ही मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये मौलिक शोध क्या होता है? सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावों उत्पादक व्याख्या का विकास किया जाता है। इसके द्वारा नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों अथवा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। व्यवहार शोध प्रयुक्त अनुसंधान है। व्यवहार शोध में समस्या के समाधान के लिए किसी सिद्धांत की प्रयोज्यता का परीक्षण किया जाता है। व्यवहार अनुसंधान को मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थिति में प्रयोग कहा जाता है। क्रियात्मक शोध, मूल्यांकन परक शोध। चलिए क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? गहन चिंतन करना, प्रेक्षण करना, नियोजन, क्रियान्वयन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डी, नियोजन, क्रियान्वयन, फिर प्रेक्षण करना, फिर गहन चिंतन करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है? समस्या का प्रस्तावित समाधान, समाधान के परिणामों को निगमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, कठिनाई की पहचान और समाधान का परीक्षण, समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषित परिकल्पना करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारण पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रह और परिणामों का विश्लेषण करना। तो बी है दोस्तों इसका सही उत्तर। और बी आपको पता है क्या है? समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान करना, उसकी परिभाषा परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों का निगमन करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों यही प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं, आपका पेपर सेम ऐसे ही आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है उनका PYQ पूरा कंप्लीट होना है। चलिए, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसार से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र और परिभाषित करने से, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, और है दोस्तों आपका डी है साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाओं के साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग पहलू से संबंधित है। किसी भी अनुसंधान में विभिन्न प्रयोजन एवं सहयोगी सम्मिलित होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में शोध नैतिकता का ध्यान में रखते हुए प्रयोज्यों की निजता तथा प्रदत्तों की गोपनीयता बनाकर अनुसंधान के प्रत्येक स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है? शोध सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन में भागीदारी, कार्यशाला में भागीदारी। तो सी है शोध सम्मेलन में भागीदारी। शोध सम्मेलन में भागीदारी से क्रियाकलाप में सृजनशीलता और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है। वस्तुतः शोध सम्मेलन में अनुसंधानकर्ता को न केवल नवीन जानकारियां प्राप्त होती हैं अपितु अन्य शोधार्थियों व विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखकर अपना विकास करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अब आपका दोस्तों गद्यांश आ गया। 5 प्रश्न गद्यांश के आएंगे, आपकी तालिका आएगी, 5 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे। जो मैंने बताए हैं वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रैम रोम, कैच मेमोरी, ये सब आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो गद्यांश को बड़ा हिसाब से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ताकि आप उसका अर्थ और शीर्षक भी वहीं की वहीं समझ सकें, क्योंकि वो कभी कभार आपसे अर्थ और शीर्षक के बारे में पूछ लेते हैं। चलिए दोस्तों हाँ, तो यहाँ आपका जो पहला प्रश्न है गद्यांश का,
उसको पढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है? जनाकांक्षाएं, आधुनिक गतिशीलता, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। तो दोस्तों यहाँ कूट ही मिलेंगे, तो सी है आपका 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 क्या है आपका? जनाकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। चलिए दोस्तों, अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का दायरा सीमित करना, भू राजनीतिक सोच विचार और विशाल उद्योग। तो ए है दोस्तों प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। आपका ए दोस्तों एकदम सही उत्तर है, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होगा? कम प्रदूषण, मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन और अत्यंत गरीब लोगों की सबसे अधिक नुकसान। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है आपका बी। वहाँ आपके जो बी में आपके कूट दिए हुए हैं 2, 3 और 4, मूल्यांकन, प्रकृति संसाधनों की बर्बादी, निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, अत्यंत गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है, लगभग ऐसा ही होता है। प्रौद्योगिकी अगतों के लाभ का परिणाम होगा अनियंत्रित प्रौद्योगिकी संवर्धी संयंत्र मशीनरी का आयात, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को गौण मानना, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचना, हमारे लोगों को गरिमामयी जीवन तक पहुंचना। दोस्तों ये जो है आपका पैराग्राफ है, उससे गद्यांश से ही आपके उत्तर मिल रहे हैं जब आप उसे पढ़ेंगे। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा का संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? तो दोस्तों वह चयनात्मक ध्यान, चयनात्मक नैतिकता, साथी समूह के साथ चयनात्मक सम्मतता, निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा। तो दोस्तों सही उत्तर इसका चयनात्मक ध्यान। अभिकथन उत्तर का आपका आ गया, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंतक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं। तर्क है, संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों डी है आपका, ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के नेट का एग्ज़ाम हो गया है 6 को, 7 को, 8 को, आज 9 को हैं, तो अगर वो वीडियो कोई देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। दोस्तों कमेंट करके बताया करो कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसे प्रश्न आए थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी का नेट JRF का एग्ज़ाम निकलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। तर्क है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। तो ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अभिकथन ए गलत है क्योंकि कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना स्वाभाविक नहीं अपितु अर्जित क्षमता है जिसे कोई शिक्षक विभिन्न संप्रेषण तकनीकों के अभ्यास से प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, अभिकथन कक्षा का संप्रेषण एक क्रियाकारी प्रक्रिया है। तर्क है, कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्रियाविंतकारी विधि में संप्रेषण को एक सतत एवं परिवृत्तीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें एनकोडिंग व डिकोडिंग, संचारक, संदेश, चैनल व शोर आदि घटक शामिल हैं। कक्षा का संप्रेषण में ऐसे तत्वों की उपस्थिति देखी जा सकती है जो सिद्ध करते हैं कि कक्षा का संप्रेषण भी एक क्रियाविंत प्रक्रिया है। अतः कथन ए सही है। चलिए दोस्तों, मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है?
अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं। संप्रेषण खंडित नहीं। अधिक संप्रेषण का अर्थ छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम है। कक्षा का संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए का मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो दोस्तों आपका 1, 2, 1, 3, 5 और 6, 1, 2, 4, 5 और 6, 1, 2, 3 और 4 और 1, 4, 5 और 6। तो सी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। संप्रेषण कभी खंडित नहीं हो सकता। वस्तुतः संप्रेषण मानव जीवन का वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मानव समाज में सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। श्रृंखला दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत आ रहा है। नंबर सीरीज़ का प्रश्न 100% आ रहा है। इसको तैयार करके जाएं, आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक अल्फ़ाबेट वाला और आ रहा है, उसको तैयार करके जाएं, आपके 2 नंबर वो हो जाएंगे। -1, 5, 15, 29। तो अगली संख्या क्या है दोस्तों? 47। आइए देखते हैं कैसे। +6, +10, +14, +18 मतलब 4 बढ़ा रहा है। जितने प्लस किए गए अब उसमें 4 बढ़ा देते हैं। इसमें +22 होंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा +22 में 47। चलिए हाँ ये देखिए आ गई आपकी श्रृंखला। ये भी प्रश्न बहुत आ रहा है। AB, DGK, HMS, MTB, SBL की अगली संख्या क्या है? C है दोस्तों JK, ZK, W। आइए देखते हैं कैसे हैं। आपने देखिए +3, +5, +7, +4, +6, +8। उसके बाद है आपका यहाँ पे +5, +7, +9 और फिर यहाँ से +6, +8, +10, +7, +9, +11। तो आपका ZKW आ गया। चलिए ये प्रश्न आपका बहुत आ रहा है। वाराणसी का कूट WCUSGZQ है तो कोलकाता का कूट क्या होगा? तो D होगा दोस्तों LQOOFZH। चलिए दोस्तों एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न दोस्तों। इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश की क्या लगती है? तो बहुत आसान है दोस्तों, C बहन लगती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये रहा। अब बस आप वहाँ पढ़ते जाइए और वहाँ पे लिखते जाइए, बस बहुत आसान होता है। ब्लड रिलेशन में तो दोस्तों बिल्कुल ही ना गलत करके आए। 2 संख्याओं के अनुपात, ये प्रश्न भी दोस्तों आपका बहुत आ रहा है। इन प्रश्नों को ज़रा हिसाब से करें, ध्यान से करें ताकि आपका गलत ना हो पाए। 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। यह संख्या है 16, 40, 20, 50, 28, 70, 32, 80। तो आपका सही उत्तर है 32, 80। देखिए इन्होंने कैसे किया। 2x + 16, 5x + 16 1/2। तो सॉल्व करिए तो जब आया तो 32 और 80 आया। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाली सभी किरणें को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क निहित है? गणितीय, मनोवैज्ञानिक, सादृश्यात्मक और निगमनात्मक। तो C है दोस्तों सादृश्यात्मक। सादृश्यात्मक तर्क का अभिप्राय ऐसे तर्क प्रणाली से है जहाँ 2 तर्क बिंदुओं या वस्तुओं के मध्य समानता के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। धारित्य है कि प्रस्तुत प्रश्न में प्रज्ञा एवं कॉनकेव दर्पण पर पड़ने वाली किरणों में समता स्थापित की गई है, अतः यह सादृश्यात्मक तर्क का उदाहरण है। नीचे 2 आधार वाक्य हैं, A और B दिए गए हैं। इनसे 4 निष्कर्ष निकाल लें और कूट का चयन कीजिए जो वैध रूप में निगमित निष्कर्ष को दर्शाता है। आधार वाक्य को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से लेकर आधार वाक्य। तो A है आपका अधिकांश नर्तक शरीर रूप से फिट है, अधिकांश गायक नर्तक हैं। तो इनके जो निष्कर्ष निकलेंगे, ये प्रश्न भी दोस्तों आपके आ रहे हैं, वो है अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट है, अधिकांश नर्तक गायक हैं, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक है। इनके जो तर्क निकल रहे हैं दोस्तों, आप सर्कल बना के उन्हें बना लीजिए और जो सही सिचुएशन बैठ रही है उसको हम करते। देखिए गायक नर्तक शारीरिक रूप से फिट, तो आपका जो सही है वो है दोस्तों B सेकंड और थर्ड। और सेकंड और थर्ड क्या है? अधिकांश नर्तक गायक हैं, अधिकांश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति नर्तक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है? समिका का नियम, प्रकृति में अपरिवर्तनीय, प्रकृति में सामंजस्य, प्रकृति की समरूपता। तो D जो है दोस्तों वो है आपकी प्रकृति की
समरूपता। आगमनात्मक तर्क ऐसी तार्किक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट टिप्पणियां एवं प्रेक्षणों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। इसे नीचे से ऊपर बॉटम अप तक प्रणाली के रूप में भी समझा जाता है। धारित है कि प्रकृति की समरूपता आगमनात्मक तर्क के संदर्भ में पूर्व कल्पित है, अतः विकल्प डी आपका सही उत्तर है। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाता तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्य का निश्चित रूप से सत्य मानक का दावा किया जा सकता है? सही कूट का चयन कीजिए। तो आधार वाक्य सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं। अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं। कोई भी पालतू पशु खूंखार नहीं होता, कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते। तो ये आपका सही है, फर्स्ट और सेकंड। अधिकांश पालतू पशु खूंखार होते हैं, पालतू पशु और खूंखार। तो ये आपका सही निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यंजचित्र विधि के संदर्भ से नहीं है? यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है। यह एक चित्र में न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करती है। इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। इस वर्ग के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सी आपका सही उत्तर है। व्यंजचित्र विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह तर्कों की वैधता के परीक्षण की एक विधि है। यह एक चित्र में न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करता है। इस वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपकी तालिका आ गई। निम्नलिखित तालिका में देश पी के लिए 5 वर्ष 2012 से 16 तक चावल के उत्पादन, निर्यात और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता के बारे में आंकड़े संकलित हैं। तो 31 से 35 इसके बाद दोस्तों आपके कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। अभी आपकी तालिका आ गई। वर्ष उत्पादन मिलियन किलोग्राम में, निर्यात मिलियन किलोग्राम में और प्रति व्यक्ति उपभोग किलोग्राम में। 2012, 13, 14, 15, 16। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2013, 2014, 2015, 2016। तो बी है दोस्तों आपका 2014 आपका सही उत्तर है। आइए देखते हैं कैसे। उपभोग उत्पादन निर्यात, उपभोग उत्पादन माइनस निर्यात। तो 2012 में 186.5 मिलियन माइनस 114 मिलियन, तो 72.5 मिलियन किलोग्राम आपका हो गया। 2013 में निकाल लिया ऐसे। तो अब देख रहे हैं किस में ज़्यादा हुई है अंतर। तो ये आपका 21.37% आ गया, आपका सही उत्तर आ गया। चलो ये आपका जो उत्तर है, अतः स्पष्ट है कि 2014 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कौन सी साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो वो आपको निकालना है। चलिए, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी? 2.64, 2.74, 2.79 और 2.85। तो 2.79। 2014 में उपभोग 238 माइनस 130, 108 मिलियन किलोग्राम। 2014 में प्रति व्यक्ति उपयोग 108/37.7, 2.7 मिलियन। तो 2014 में देश की जनसंख्या 2.79 मिलियन। चलो, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपयोग का अनुपात सर्वाधिक था? 2012, 2013, 2014, 2015। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों 2012। 2012 में निर्यात और उपभोग का अनुपात 114 72.5 बटे 2014 में 114/88, 2014 में 130/108, 2015 में 116/105। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है। देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी, मतलब ज़्यादा थी? 2013, 2014, 2015, 2016। तो जो थी वो थी दोस्तों 2016 में। यहाँ पे वो निकाल लेंगे कितनी जनसंख्या थी। अब 2013 के लिए हमें क्या करना है? 88/35.2, 2.5 आ गया। 2014 के लिए क्या करना है? 108/38.7, 2.7। और 2015 के लिए क्या करना है? 105/40, 2.5। और 2016 के लिए 127। तो 2016 में सर्वाधिक थी। चलिए दोस्तों, वर्ष 2012-2016 की अवधि में चावल का औसत उपभोग मिलियन किलोग्राम कितना है? 104, 102.1, 108 और 100.1। तो डी जो है दोस्तों आपका वो सही उत्तर है 100.1।
31 में उपभोग देखें, चावल का औसत उपभोग 72.5 प्लस 88 प्लस 108 प्लस 105 प्लस 127, तो 500.5 अपन 5, तो आपका 100.1। अतः चावल का औसत उपभोग 100.1 मिलियन किलोग्राम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। आईसीटी शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आईसीटी प्रथम छरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। आईसीटी के अंतर्गत वे परिणामी प्रावधिकी सम्मिलित हैं जिनके अंतर्गत श्रव्य, दृश्य, दूरभाष और कंप्यूटर संगणक नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। केवल पी, केवल क्यू, पी और क्यू, ना तो पी ना ही क्यू। तो आईसीटी का दोस्तों बी सही है आपका, केवल क्यू। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अतः कथन पी गलत है, वहीं कथन क्यू सही है, क्योंकि आईसीटी में ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जिनके तहत दृश्य, दूरभाष व कंप्यूटर नेटवर्क इत्यादि एक साथ केबल अथवा वायरलेस प्रणाली से संयोजित किए जाते हैं। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है और अधिक लघु और तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग होता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है? यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव और सॉलिड टेस्ट हार्ड ड्राइव। तो डी है दोस्तों सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी एवं इंटीग्रेटेड सर्किट आदि के प्रयोग से डाटा संग्रहण करती है। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण होती है। एसएसडी के तेज कार्य करने के पीछे कई कारण हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह एसडीडी का उन्नत वर्जन है। ऐसा चलो, निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? ram@test.com। तो बीसीसी आपका दोस्तों raj@test.com, ravi@test.com, swami@test.com, rama@test.com। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों बी है आपका rama@test.com, raj@test.com, ravi@test.com। चलो, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए अधिकतम इकाई की ओर चलें। किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बिट। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका हर बार रिपीट हो रहा है और आप अभी भी सही करके नहीं आ रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल लाभ नहीं उठा पा रहे हो इन वीडियोज़ का। तो आपका सही उत्तर है वो है सी 621345। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और फिर आता है गीगाबाइट। चलिए दोस्तों, ना माफ़ करिएगा दोस्तों, गीगाबाइट बाद में आता है टेराबाइट। भंडारण की इकाइयों को बढ़ती हुई दिशा में ये देखिए, निबल 4 बिट्स, बाइट 8 बिट्स, किलोबाइट 1024, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, पेटाबाइट 1024 टेराबाइट, एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट, जेटाबाइट 124 एक्साबाइट्स और योटाबाइट 1024 जेटाबाइट। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पी, रीड ओनली मेमोरी रोम वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों आपका बी जो है सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, तो बी जो है वो आपका सही है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात यह विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रह डाटा भी समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचना में, ईंट उद्योग में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो डी 1 2 3 4 चारों में किया जाता है दोस्तों। चलिए, सूक्ष्म पोषक के रूप कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, ईंट उद्योग में, सीमेंट बनाने में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं? भूकंप, भूस्खलन, प्रभजन, हरिकेन और सूखा। तो डी है दोस्तों आपका सूखा। प्राकृतिक आपदाओं में सूखा का निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं है। सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी की
एक घटना है, चाहे वह वायुमंडलीय औसत से नीचे वर्षा पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल हो। सूखा महीनों या वर्षों तक रह सकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। अभिकथन है, अंत वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क है, अंत पर्यावरण में वायु प्रदूषण का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर हैं वो हैं आपके, दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो यूजीसी ने सही उत्तर माना है उसका सम्मेलन उससे नहीं कर रहा होगा, इस वजह से ये यहाँ पे नहीं देते। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी, विशाल जल विद्युत परियोजना एलएचपी, परमाणु ऊर्जा एनई और नवीकरणीय ऊर्जा आदि, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्र और लघु जल विद्युत परियोजना सम्मिलित हैं। तो आपका दोस्तों जो इसमें सही उत्तर होगा वो आपका है ये ए, ताप विद्युत संयंत्र 67%, नवीकरणीय ऊर्जा 23.6%, जल विद्युत परियोजना 12.30%, परमाणु ऊर्जा 1.80%। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अवनियमित लघु स्तरीय उद्योग, अशोधित वाहित महल, कृषि और ताप विद्युत संयंत्र। बी है दोस्तों आपका सही उत्तर, अशोधित वाहित मल। भारत में नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत अशोषित वाहित मल माना जाता है। भारत की विभिन्न नदियों में कुल 35% धरातलीय जल का प्रवाह होता है। वर्तमान समय में 40 नदियां जल प्रदूषण की गहन समस्या ग्रस्त हैं। चलिए, विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है डी, केवल 1 और 3। विश्व में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली आकार में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है। जनगणना 2011 में भारत की 8.17%, 68 मिलियन जनसंख्या ग्रेजुएट है। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डी, आईआईटी और आईआईएससी। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप की घोषणा 2018 में इसके बजट में की गई। इस संदर्भ में आईआईटी एवं आईआईएससी के छात्र इनके अंतरिक्त कुछ उच्च रैंकिंग वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय एनआईटी के छात्र भी यह फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। तो बी है दोस्तों आपका सही उत्तर। और बी क्या है? 1, 2 और 3, केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जेंडर बस्टिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक लेखा विधि कार्य है। यह एक और बस्टिंग नवोन्मेष है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 4, केवल फर्स्ट और 4, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ए है आपका केवल सेकंड और फोर्थ। जेंडर बस्टीकरण एक संबंध जेंडर संवेदी विधि निर्माण योजना और कार्यक्रम संसाधनों के आवंटन, कार्यान्वयन एवं निष्पादन योजना और कार्यक्रमों के लेखा परीक्षण और प्रभाव मूल्यांकन तथा लैंगिक असमानताओं को कम करना। चलिए, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनमय अभिवृत्ति, कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, केवल 1 और 2। 1 और 2 क्या है? सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनन्वय अभिवृत्ति, कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। दोस्तों यहाँ पे आपका ये सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप दोस्तों आपने मेरे PYQ की सारी क्लासेस देख ली हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपका 40+ पेपर 1 में आएंगे। इस बात का मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। मैंने देख लिया है
पेपर वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आप दोस्तों PYQ क्लास देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।